हेलो दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतिहास जो है हम लोग पढ़ते हैं तो इतिहास को हम लोग शायद रटने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। इसमें थोड़ी सी बात करें तो समझने की भी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इतिहास है क्या। ठीक है, इतिहास की अगर बात करें तो दोस्तों हम इतिहास में अगर हम अभी की बात करें तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, भारत का इतिहास। ठीक है, हम लोग जैसे इतिहास में हम लोग दो तरह के इतिहास पढ़ते हैं। एक लोग तो भारत का इतिहास पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं विश्व इतिहास, जिसमें पूरे विश्व का जो है इतिहास रहता है। तो हमें सवाल तो दोनों ही से पूछे जाते हैं, लेकिन भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आधुनिक भारत है। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है कि नहीं। आप लोग भी अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर कभी प्रीवियस ईयर देखा होगा, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास है क्या। तो इतिहास सब जानते हैं कि बीती हुई बातों की कहानी है। मतलब भारत में जितने भी चीज़ बीते हैं उन्हीं बातों का जो है उसी को हम इतिहास बोलते हैं कि नहीं। तो अब भारत में क्या बीता, मतलब जो भी बीता, लेकिन इंसानी सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ का इतिहास नहीं पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। पढ़ते समय पढ़ने में आसानी के लिए हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला तो अपना होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, तीनों में अगर आप बेसिक फीचर देखें कि क्या डिफरेंस है तीनों में, तो तीनों में जो है बेसिक चीज़ें का डिफरेंस है। प्राचीन भारत में जो है ना, हमारी प्राचीन जो सभ्यताएं थी, जो भारत की ही सभ्यता थी, ठीक है, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मगध काल, महाजनपद का उत्कर्ष, जो 16 महाजनपद होते थे भारत में, फिर मौर्य, गुप्त, इन सब चीज़ों और हर्षवर्धन तक, ये जो हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर इस चीज़ को जो पूरा अगर प्राचीन भारत को हम देखें तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें ज़्यादातर भारत की ही कहानी है। भले ही कोई किसी और वंश के पतन के बाद कोई किसी और वंश का उदय हो, लड़ाई जिसमें भी हो, लेकिन कहानी भारत के अंदर की ही रहती है। विदेशी भी आते हैं, एक दो आते हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसी के आगे अगर बढ़े, मध्यकालीन भारत में अगर बढ़े, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मध्यकालीन भारत में अगर हम बढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत में हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे इस्लाम धर्म से संबंधित घटनाएं होती है। जैसे कि अगर मध्यकालीन को हम 2 भाग में बांटे तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल में क्या हुआ कि मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे वो भारत पे आक्रमण करना शुरू किए। ठीक है, और जब उनका आखिरी आक्रमण हुआ और उसके बाद जब उन्होंने सत्ता स्थापित कर ली, उसी के साथ हम लोग उत्तर मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब मध्यकाल टोटल जो है मुस्लिम या फिर इस्लाम धर्म कह ले तो इसी से संबंधित है। जैसे प्राचीन किससे संबंधित था, भारत से संबंधित कह ले या फिर हिंदू धर्म से संबंधित कह ले, तो ऐसा ही कुछ। अगर धर्म वर्म के चक्कर में ना पड़े तो ये कह सकते हैं कि मतलब प्राचीन भारत सिर्फ जो है भारत के अंदर ही जितने भी साम्राज्य थे उन्हीं के बीच का जो संघर्ष चल रहा था उसी की कहानी है। मध्यकालीन भारत जो है वो है भारत में जो है मुस्लिमों का जो है इस्लाम धर्म के मानने वालों का जो है आक्रमण होता है और उन पर राज स्थापित होता था। पूरा मध्यकालीन सिर्फ इसी की कहानी है। और अगर आगे बढ़े हम आधुनिक पे, तो आधुनिक में किसकी कहानी है, सिर्फ अंग्रेज की कहानी है। और अंग्रेज, और थोड़ा मतलब बड़ा सेंस में कहना चाहें तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि सिर्फ यूरोपियों की कहानी है, सिर्फ यूरोप से आए लोगों की कहानी है। तो प्राचीन में सिर्फ भारत के अंदर में जो साम्राज्य हैं उसी के मतलब संघर्ष की कहानी है। उसके बाद मध्यकालीन में क्या है, मुस्लिम लोग जो है, जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे वो जो भारत में आए उनकी कहानी है। और आधुनिक में क्या है, यूरोपीय लोगों की कहानी है। तो अगर मध्यकालीन को हम, जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर 2 भाग में बांटे तो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है, 2 भाग में अगर बांट दिए तो पूर्व मध्यकाल में क्या होता है ना, ये इस्लामिक आक्रमण ही होता है, सिर्फ आक्रमण होता है। लेकिन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होता है वो अपना शासन स्थापित कर देता है। जो गुलाम वंश होता है, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम होता है वो अपना शासन स्थापित कर देता है। और 1206 से लेकर के आगे जो बढ़ता है, आगे तक जो है वो मध्यकाल हमारा चलता है, लेकिन वो उत्तर मध्यकाल। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तब से जो है मध्यकाल शुरू होता है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि
1707 तक, कुछ ये भी कहते हैं कि 1857 तक मध्यकाल चलता है, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे 1707 तक, क्योंकि देखिए जो है हमारा उत्तर मध्यकाल की अगर बात करें, जैसे पूर्व मध्यकाल में 712 से 1206 तक क्या हुआ, ईस्वी की बात कर रहा हूँ, 712 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक क्या हुआ, मुस्लिम लोग ने आक्रमण करा भारत पे और लूटपाट जो भी करा, ठीक है। उसके बाद 1206 से लेकर के 1707 तक जो मध्यकाल था उसमें दो काल आए, एक तो सल्तनत काल में 5 वंश हुए। उसी तरह से आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत का शुरुआत हम लोग कब से मानेंगे, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1757 के बाद ही आधुनिक भारत शुरू होता है, कुछ बोलते हैं कि 1857 के बाद होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे 1707 के बाद आधुनिक, देखिए यूरोपीय कंपनी में 6 यूरोपीय कंपनी आई थी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, स्वीडिश, है ना, ये 6 कंपनियाँ आई थी भारत। लेकिन उसमें से जो हमारी सबसे मेन था अंग्रेज़ था, क्योंकि सबको उसने भगाया अंग्रेज़ ने यहाँ से, और अकेले जो है सत्ता धारण किया पूरे भारत पे, जो है अपना शासन किया, और उसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक समझने की बात है कि 1498 में जब यूरोपीय पहली जो आई थी पुर्तगाली, वास्को डी गामा जब भारत आया था 1498 में, तो उसी समय से हम आधुनिक भारत की शुरुआत नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय वो लोग बस व्यापार करते थे। 1757 तक वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही करते रहे, ठीक है। उसके बाद 1757 में पहली बार क्या होता है कि प्लासी की लड़ाई होती है, और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज एक जो है बंगाल का जो एक प्रोविंस था उस पर उसको जीत करके उस पर पहली बार अपना राजनीतिक दखल देता है। मतलब अब इससे पहले सिर्फ वो व्यापार कर रहा था, ठीक है। और 1757 मतलब प्लासी की लड़ाई के बाद वो पहली बार राजनीतिक दखल देता है। तो 1498 में तो हमारा मध्यकाल ही चल रहा था, और उसको हम मध्यकाल ही मानेंगे, क्योंकि वो लोग कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किए। तो 1707 तक को ही हम मध्यकालीन भारत मानेंगे, क्योंकि जब औरंगजेब मर जाता है, मुग़ल 2 काल हुए थे, सल्तनत काल और मुग़ल काल। उत्तर मध्यकाल में 2 काल हुए थे ना, सल्तनत काल और मतलब मुग़ल काल। मुग़ल काल का छठा शासक कौन था, औरंगजेब, जो कि 1707 में मर जाता है। औरंगजेब के मरते ही क्या होता है ना दोस्तों, कि हम लोग आधुनिक भारत का शुरुआत मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसके बाद बिखरना शुरू होता है। देखिए अगर हम नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे चले तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है औरंगजेब्स एम्पायर, मतलब औरंगजेब का राज्य देखिए कितना भयानक था। और ये इंसान काफ़ी क्रूर था, औरंगजेब तो था वो काफ़ी क्रूर था। उसके होते हुए भारत पे और कोई आक्रमण करे ये मतलब संभव ही नहीं है। इतिहास में जो है ना यही समझने की बात है कि 1707 में जब औरंगजेब मरा ना तो ये पूरा भारत बिखरने लगा, और बिखरने लगा तभी देखिए इतना बड़े शासन, इतने बड़े राज्य पे अंग्रेज चाह कर के भी ना आक्रमण कर सकता था और वो जीत ही नहीं सकता था। और उसके बाद देखिए आप अगला मैप मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि देखिए औरंगजेब के मरने के बाद 1757 के आसपास तक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने भागों में बट गया। यहाँ पे देखिए ये रहा पूरा अपना मुग़ल एम्पायर, मुग़ल धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ये राजपूत स्टेट हो गया। ये मराठा का उदय हुआ था। मराठा का जो उदय हुआ था, मराठा इस अंग्रेज को जो है मतलब भारत पे आधिपत्य जमाने से रोक सकते थे, बट मराठा में अभी कुछ ऐसा कोइंसिडेंस आ गया कि जिसके बाद जो है पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई उसके में जो है मराठों का हार हो गया, और जिस भी कारण से हार हुआ, लेकिन जो है यहाँ पे ही अंग्रेज का जो है ना एक अंग्रेज को यहीं से एक बल मिल गया है कि नहीं, कि बल मिला इन द सेंस अंग्रेज़ तो इसमें इस तृतीय लड़ाई में तो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं थे, ना वो ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर मराठा अगर जीत जाते तो पूरे भारत पे मराठा का अधिकार होता, और फिर अंग्रेज को जो है अपना पाँव पसारने का नौबत ही नहीं मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सब अलग अलग राज्य में डिवाइड हो गए। और यहाँ पे जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ये जो बंगाल दिख रहा है लाल कलर में, इस पूरे पे जो है ब्रिटिश का जो है, यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रिटिश टेरिटोरी लिखा हुआ है, मतलब ये इस पर पूरे जो है अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज लोग जो है इस पर कब्जा कर लेते हैं। अब ये पार्ट जो है पूरा ये आ जाता है अंग्रेज के कब्जे में 1757 के बाद। तो ये आप पर निर्भर करता है। हालांकि मैं तो बोलूँगा कि 1707 के बाद जो है हम लोग आधुनिक भारत जो है कंसिडर करते हैं। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन 1707 में जब छठा मुग़ल सम्राट
औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद से ही बिखरना राज्य शुरू हो जाता है और उसी से जो है अंग्रेज़ों को एक ये मिलता है, एक एज मिल जाता है कि अब जीता जा सकता है। और इसी में जो है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आता है और सिराजुद्दौला से जो युद्ध करता है। और सिराजुद्दौला को जो सेनापति था मीर जाफ़र, वो तो काफ़ी जो है मतलब गद्दार किस्म का इंसान होता है और इसी वजह से जो है वो जीत जाता है, रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और इस पे जो है और उसके बाद की कहानी जो है उसी को हम आधुनिक भारत में। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा जो था वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में आधुनिक भारत का इंट्रोडक्शन था। इसके बाद जो है पार्ट वाइज वीडियो मैं लाऊंगा, लेकिन और उसमें जो है मैं समझाऊंगा एक एक जैसे में। तो अब देखिए, बंगाल से जो है अंग्रेज का एक युद्ध हुआ और बंगाल और अवध ये सब और मुग़ल ये सब मिल करके एक और युद्ध करते हैं, इसको भी हम बंगाल का ही कह सकते हैं। वो जो है प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। उसके बाद जो युद्ध होता है वो अब दूसरे राज्यों से होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैसूर देख पा रहे हैं, मैसूर से युद्ध होता है। उसके बाद सब जो है सिख, यहाँ पे ऊपर जो है सिख अम्पायर जो है उनसे युद्ध होता है। तो इन सब से जो है इनका युद्ध होता है और सबको जीत करके तब जो है पूरे भारत पे अपना राज्य अंग्रेज स्थापित करते हैं। और उसी की जो पूरा कहानी है, मतलब पूरा जो राज्य स्थापित अंग्रेज जो है एक एक राज्य को जीत करके अपना जो राज्य स्थापित करते हैं, उसी की कहानी को हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। और आधुनिक भारत के दूसरे हिस्से जो 1857 के बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में और गांधी जी आते हैं और पूरा जो भारत को आज़ाद कराते हैं, यही पूरा आधुनिक भारत है। मतलब यूरोपीय कंपनी भले ही 1498 में आए हैं, लेकिन 1707 औरंगजेब के मरने के बाद की कहानी को ही हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ते हैं, तो औरंगजेब के मरने से जो है राज्य तितर बितर हो गया था और एक एक राज्य को जीतने की कहानी हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। जैसे पहले बंगाल जीतेगा, फिर मैसूर जीतेगा, फिर सिख जीतेगा, ऐसे ऐसे करके पूरा भारत जीत लेगा और जिसकी कहानी तो हम लोग अगले अगले वीडियो में देखेंगे ही। और ऐसे ही जीतते जीतते जो है वो पूरे भारत पे जीत लेता है और फिर हमारे जो महान जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन्होंने भारत को आज़ाद करवाया है इस अंग्रेज़ से। तो इसी की पूरी कहानी हम लोग आधुनिक भारत में समझेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है फंडा पूरा क्लियर हो गया कि प्राचीन भारत में क्या हुआ था, मध्यकालीन भारत में क्या हुआ था और आधुनिक भारत कहाँ से शुरुआत होती है और ये कहाँ से कहाँ तक की कहानी है। तो अगर मतलब मोटा मोटी बात करें तो 1707 से लेकर के 1757 तक ये 50 साल की कहानी में क्या होता है, राज्य टूट कर बिखरते हैं। और 1757 के बाद जो है 1857 तक, ये ऐसा समझ लीजिए 1850 तक समझ लीजिए, 100 साल तक अंग्रेज एक एक करके चुनता है, सारे राज्यों को जो है एक एक करके चुनता है। और 1857 में जब पूरे भारत पे लगभग अंग्रेज का अधिकार हो जाता है, उसके बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे एक एक करके नहीं, मतलब पूरे भारत को ही आज़ाद करवाने के फिराक में लगते हैं और 1947 में जाकर के जो है हमें आज़ादी मिलती है। तो इसी पूरी कहानी को 1707 से 1947 तक की कहानी को हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा कि आधुनिक भारत है क्या, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए इस आईडी पे जा सकते हैं।